मुजफ्फरनगर जिले में रुपेश सेन नाम के एक बड़े साहूकार थे। साहूकार रुपेश सेन जाति से पंडित थे। मुनीम दीपक उनके कर्मचारी थे। मुनीम जी बड़े ही स्वामी भक्त आदमी थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मोन अनाज का लेन देन उन्हीं के हाथों में था। पर कभी भी उनकी नियत दामारोला होती। उनके सूद पर बंद से ही रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर जमींदार जी उनके साथ उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुनीम जी का विश्वास इतना बढ़ गया कि जमींदार जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर होनी बहुत ही बलवान होती है। प्रयाग में कुंभ लगा तो मुनि साहूकार जी स्नान करने गए। वहां से फिर लौटकर घर न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल गए या कोई जल का जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ भी पता न चला। अब मुनीम दीपक के अधिकार और भी बढ़ गए। एक विधवा पत्नी और 2 छोटे बच्चों के सिवा रुपेश साहूकार जी के घर में अब कोई नहीं था। अंतिम क्रिया से निवृत्ति होकर दुख में डूबी हुई साहूकार जी की पत्नी यानी पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, रुपेश जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो तो स्वर्ग सिधार गए। अब हमारी नैया तुम ही पार लगाओगे। ये सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये बच्चे अब तुम्हारे हैं, इन्हें अपनाओ जब तक मालिक जिए। तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह से इस भार को भी संभालोगे। दीपक ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी भैया क्या चले गए, मेरे तो भाग्य फुट गए। मैं उन्हें का नामक खाकर जिया हूँ और उन्हें की चाकरी में मारूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। मैं जीते जी आपकी सेवा करता रहूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये नौकर लोग सिर पर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुनीम जी ने रियासत को संभाला। वो अपने काम में बड़े ही कुशल थे। कभी एक कोड़ी का भी बल नहीं पड़ता। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग साहूकार जी को भूल सा गए थे। दरबारों और कमेटियों में वही सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हें ही जमींदार समझते थे। दूसरी तरफ साहूकार की पत्नी प्रमिला व्रती संसार के नियमों को नहीं समझती थी। पहले साहूकार पंडित जी हमेशा मुंशी जी को इनाम करार दिया करते थे। वे जानते थे कि इन्हीं के ज्ञान के कारण ये सारा कारोबार चल रहा है। इसके सिवा वो खुद भी कभी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र ही सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। प्रमिला व्रती को इन बातों की जानकारी नहीं थी। इसीलिए अवसर और धन के अभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुनीम जी का ईमान कैसे बेदाग बजाता। मुजफ्फरनगर शहर से मिला हुआ ठीक नदी के किनारे एक बहुत ही आजाद और उपजाऊ गांव था। पुराने साहूकार पंडित जी इस गांव को लेकर नदी के किनारे पर पक्का घाट मंदिर और बाग बनवाने के इच्छुक थे, पर उनकी ये कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब ये गांव बिकने लगा था। उस गांव के साहूकार ठाकुर साहब थे। किसी फौजदारी के मामले में ऐसे फंसे कि मुकदमे बाजी लड़ने में उन्हें रुपए की चाहत थी। मुंशी जी ने कचहरी में ये समाचार सुना, चटपट मोलतोड़ हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर ना लगी, बेनामा लिखा गया और रजिस्ट्री हो गई। उस समय मुनीम पर रुपए मौजूद ना थे, पर शहर में उनकी काफी साफ थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 मंगवा गए और वो रकम चरण साहब को नजर कर दी गई। कामकाज की आसानी के ख्याल से ये सब लिखा पड़ी मुनीम जी ने अपने ही नाम से करवाई, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुनीम जी सौदा पूरा करके बेनामा लिए बहुत ही खुशी के साथ प्रमिला व्रती के पास आए और ये शुभ समाचार उन्हें सुनाया। प्रमिला व्रती ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुनीम जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। गांव के लोग नजराने लेकर आए और नए स्वामी का स्वागत किया। यद्यपि इस गांव को लेते समय मुनीम जी के मन में कपट का कोई भाव नहीं था, फिर भी 2-4 दिन में उनका ये अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपनी मालकिन को उसका पूरा ब्यौरा जवाब देने की जरूरत नहीं समझते। प्रमिला व्रती इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी, पर दूसरे कर्मचारी से बातें सुनकर उसे शंका होती कि कहीं मुनीम जी दागा तो नहीं कर रहे। वो अपने मन का भाव मुनीम से छिपाती थी, इसी ख्याल से कि कहीं कर्मचारी ने उन्हें हानि पहुंचने के लिए ये षड्यंत्र ना रचा हो। इसी तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। प्रमिला व्रती को मुनीम जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुनीम जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि ये गांव मेरा है,
हाँ, मैं प्रमिला प्रति का 40,000 का ऋणी अवश्य हूँ। वे बहुत कहेगी तो अपना रुपया ले लेंगी, और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुनीम जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और प्रमिला प्रति इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन प्रमिला प्रति ने साहस करके मुनीम जी को अंदर बुलाया और कहा, दीपक जी बरगद के मंदिर का काम कब से लगवाएगा? उसलिए 9 साल हो गए, अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से विषय को उठाकर प्रमिला प्रति ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुनीम जी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोच कर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। नदी तट की जमीन असामियों के जोत में है और वे किसी तरह उसे छोड़ने पर राजी नहीं है। प्रमिला प्रति ने कहा, ये बात तो आज मुझे मालूम हुई। 9 साल हुए इस गांव के विषय में आपने कभी भूल कर भी चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा हुआ, कैसा गांव है, कुछ सिर होती है या नहीं। जो करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुनीम जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी लेना मुश्किल है, गांव लेना ही है तो अब क्या डर। और वो खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकारा है, इसीलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब ना समझा। प्रमिला प्रति के हृदय पर चोट सी लग गई। मुनीम जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वो मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुनीम जी ने सावधानी से जवाब दिया, ये तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा है, पर मैं उसका देनदार हूँ। रहा तहसील वसूल का खर्च, ये सब मैंने अपने पास से ही दिया है। उसका हिसाब किताब आय व्यय सब रखता हूँ। प्रतिमा प्रति ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छिपा रखी है, नहीं तो ये नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ ना छुए। मेरा जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। जाइए, एकांत में जाकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होंगे कि बालक अनाथ है, इनकी संपत्ति हजम करूंगा। इस भूल में ना रहना, मैं तुम्हारे घर की ईट ईट बिकवा दूंगी। ये कहकर प्रमिला प्रति रोने लगी। मुनीम जी को कोई जवाब न सूझा। यहाँ से उठकर वे दफ्तर में जाकर उलट उलट करने लगे। तब प्रमिला प्रति भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंच गई और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विशिले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। असल बात ये थी कि मुनीम जी कागजों में कुछ काट छाट करना चाहते थे, पर वो नहीं कर सके। खजाने की चाबी निकाली और फेंक दी। बही खाते पटक दिए, कीवाड़ धड़क से बंद किए और हवा की तरह सन से निकल गए। दोनों और मुकदमेबाजी की तैयारी होने लगी। प्रमिला प्रति ने अपने दूसरे कर्मचारी अजय से पूछा, हमारा वकील कौन है? अजय ने इधर उधर झांक कर कहा, वकील तो राहुल जी हैं, पर दीपक ने उन्हें पहले ही गांठ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत होगी। अंकित बाबू की आजकल खूब चल रही है, आप कहें तो उनसे बात करूं। प्रतिमा प्रति ने कहा, नहीं, पहले राहुल जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए और उन्हें बुलाकर लाइए। असल में राहुल जी पंडित रूपेश सेन के पुराने वकील थे और उनकी सभी कानूनी समस्याएं वही सुलझाते थे। मुकदमे का हाल सुनकर वो सन्नाटे में आ गए। दीपक को वो बड़ा ही नेक नियत आदमी समझते थे, पर उनके पाटन से उन्हें बड़ा ही खेद हुआ। वे उसी वक्त प्रमिला प्रति के पास पहुंचे। प्रमिला प्रति ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, अब आप ही इन्हीं अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। राहुल जी ने समझौते की बात छेड़ी, बोले, आपस में लड़ाई अच्छी नहीं है। प्रतिमा प्रति ने कहा, अन्याय के साथ लड़ना ही अच्छा है। वकील साहब बोले, जिस पर हमारा पक्ष निर्बल है। हमारा पक्ष निर्बल कैसे है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है। नहीं, मैं सलाह नहीं करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों के खातिर कष्ट उठाएं, आपका परिश्रम निष्फल ना जाएगा। दीपक की नीयत पहले खराब ना थी। देखिए, किसी बही में गांव का हिसाब लिखा होगा, किसी खाते में 40,000 का खर्च दिखाया होगा। अगर उसने अपने नाम से उधार लिखा हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया या नहीं। राहुल जी ने समझ लिया कि इस तरह समझाने बुझाने से काम ना चलेगा। कागजात देखे गए और मुकदमेबाजी की तैयारी शुरू होने लगी। दूसरी तरफ मुनीम दीपक खिसियाए हुए अपने मकान में पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी तो उसे पीट दिया। अपनी पत्नी पर बरस पड़े कि उन्होंने क्यों लड़के को उनके पास आने दिया। अपनी वृद्ध माता को डांटते हुए कहा, तुमसे इतना भी नहीं होता कि जरा लड़के को बहला लो। एक तो मैं दिन भर का थका मंदा धरा हूं,
और ऊपर से फिर मैं लड़के को खिलाऊं? मुझे दुनिया में और कोई काम धंधा है या नहीं? और इस तरह से घर में बवाल मचाकर वो बाहर आंगन में आए। सोचने लगे कि मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। इतने दिनों तक सारे कागज पत्र अपने ही हाथ में थे। मैं चाहता तो बही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपयों का कोई जिक्र ही ना होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वो चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों को हाथ तक ना लगाने देगी। इसी उधेड़ बुन में मुनीम जी एक एक उछाल पड़े। उन्हें एक उपाय सूझा, क्यों ना कर्मचारी को अपने साथ में मिला लूं। यद्यपि मेरी शक्ति के कारण वे मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे मुंह बात ना करेंगे, फिर भी उनमें कोई ऐसा होगा जो लालच के कारण मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हाँ, इसमें रुपए पानी की तरह बहाने पड़ेंगे, पर इतना रुपया आएगा कहाँ से? हे दुर्भाग्य, 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई ना पड़ती। अब तो बस एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ा जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। मुंशी दीपक जैसा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे चोरी करूं और कैसे सेंध लगाऊं। मुनीम जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहस, कितनी बुद्धि और कितनी वीरता चाहिए। अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा कोई मार्ग ना रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुनीम जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास ना हो सका। हाँ, इससे सुगम एक और तरकीब नजर आई, क्यों ना दफ्तर में आग लगा दूं। एक बोतल मिट्टी का तेल और दिया सलाई की जरूरत है। किसी बदमाश को अपने साथ मिला लूं, मगर ये क्या मालूम कि कागजात उसी कमरे में रखे हैं या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास ही रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना बेकार है। उस रात मुनीम जी देर तक करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते और फिर अपने ही तर्कों से काट देते। रात के 10 बज चुके थे। मुनीम दीपक चाबियां का गुच्छा लेकर घर से बाहर निकले। बाहर वाल रखा हुआ था, उसे देखते ही वो चौंक पड़े। मारे डर के उनकी छाती धड़कने लगे। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई छिपा बैठा हो, परंतु जब उसमें बिल्कुल हरकत ना हुई तब उनकी हिम्मत बढ़ी। वे आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं क्यों भूखला रहा हूं? अपने द्वार पर किसका डर है? वो घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक उन्हें प्रतिमा प्रति का एक चपरासी जैसी आते हुए दिखाई दिया। कलेजा धड़क उठा। लपककर एक अंधेरी गली में घुस गए। थोड़ी देर तक वहां पर खड़े रहे, जब तक कि वो चपरासी वहां से ओझल ना हो गया। फिर वो सोचने लगे कि इस चपरासी से मैं इतना डर क्यों गया? अगर वो मुझे देख लेता तो मेरा क्या कर सकता था? बल्कि वो मुझे देखकर अदब से सलाम करता और वहां से चला जाता। पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक ना दिखाई। इस तरह से मन को समझाकर वे आगे बढ़ाने लगे। मुनीम जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। उन्होंने कुछ अपनी चाल बदली, सिर झुका लिया और लपकते हुए चलने लगे। एकाएक उन्हें रथ आते हुए दिखाई दी। यह तो सेठ अंशराज की रथ थी, जो प्रतिमा प्रति के वकील थे। इसमें बैठकर हजारों बार वे अंश जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज उस रथ को देखकर वो डर गए। फौरन एक दुकान के पीछे जाकर छुप गए। मन में खैरियत मनाने लगे कि वकील ने उन्हें नहीं देखा। एक कदम आगे चलकर मुनीम जी को एक गली मिली। वह प्रतिमा प्रति के घर का रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी। जैसा मुनीम जी ने अनुमान लगाया था, पहरेदारों का कोई पता न था। मुनीम जी दबे पांव घर के बरामदे में घुस गए। उनका हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचकर खूब कान लगाकर आहट सुनने लगे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। सांस बड़ी तेज से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम, आंख और कान बना हुआ था। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी आज बहुत तलाश करने के बाद वे बाजार से लाए थे। चाबी लगाते ही ताला खुल गया। किवाड़ से बहुत ही कम आवाज निकली। इस तरह से मुनीम जी दफ्तर में दाखिल हो गए। मुनीम जी के पैर थर थर कांप रहे थे। एड़ियां जमीन से उछल पड़ती थी। पाप का बोझ उन्हें असहाय पड़ रहा था। पल भर में मुनीम जी ने बहियों को उल्टा पलटा लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना समय कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गठर बना दिया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकल आई। उस पाप की गठरी को लाते हुए वो अंधेरी गली से गायब हो गए। तंग अंधेरी दुर्गंधपूर्ण कीचड़ से भारी हुई गलियों से वे नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए चले जाते थे। बहुत दूर तक भटकने के बाद वो नदी के किनारे पहुंचे। मुनीम जी ने अपना गठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर पूरा जोर लगाकर नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। मुनीम जी अपने घर पर जाकर सो गए।
सुबह मुनीम जी माँ के पास गए और कहा, अम्मा अब क्या होगा? प्रतिमा प्रति ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबराकर पूछा, जवाब दे दिया? हाँ बिल्कुल, क्या बात हुई? प्रतिमा प्रति का मिजाज कुछ ऐसा तो था। बात कुछ नहीं थी, मैंने अपने नाम से जो गांव लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बात हुई। मैंने कह दिया कि गांव मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। बस बिगड़ गई, जो मुंह में आया कह दी। उसी वक्त मुझे निकल दिया और धमका कर कहा कि मैं तुमसे लड़कर अपना गांव निकलवा लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा, मगर मुझे इससे क्या होता है? गांव मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाएं तो भी वो मेरा ही होगा। माता ने बड़ी ही मार्मिक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया? वो गांव लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपए से और उन्हीं के वास्ते लिया था, तब लिया था। अब मुझे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता। वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे वो अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गांव तो है उसके पास, तब भी हवस नहीं मानती। बेटा, किसी के पास धन ज्यादा हो तो वो फेंक ही थोड़ी देता है। तुमने अपनी नियत बिगड़ी है, ये अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? और दुनिया चाहे कहे, तुमको भला ऐसा करना चाहिए, तुमको भला ऐसा करना चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिनों पले, जिसका इतने दिनों नामक खाया, अब उसी से दादा करो। भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो। घर में भगवान का दिया हुआ 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कलंक के टिके को अपने माथे से हटा दो। बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कोड़ी में नहीं। ओ माँ, ऐसी बातें सुनकर मैं थक चुका हूँ। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाए। मैंने इतने दिनों इनकी सेवा की, मेरी बदौलत ही ऐसे 4-5 गांव बढ़ गए। मैंने 9 साल तक सब किया, अब क्या इसी 30 रुपया में गुलामी करता रहूं? अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे अवसर मिल गया है, इसे क्यों छोड़ूं? साहूकार की लालसा लिए क्यों मरूं? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन से खाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी थी, तुम्हें क्या हो गया है? इसी बीच मुनीम जी की पत्नी वहां पर आई और उसने कहा, हमको ऐसा धन नहीं चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में मगन है। अच्छी बात है, तुम लोग दाल रोटी खाना, गाढ़ा पहनना, मुझे अब हलवा पूरी की इच्छा है। पत्नी ने कहा, तुम्हें ये सब कांटा बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर मैं इस घर में ना रहूंगी। मुनीम जी ने झुंझला कर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबाकर रिश्वत लेते हैं और चयन करते हैं, ना तो उनके बाल बच्चों को कुछ होता है और ना ही उन्हें कोई हैजा पकड़ता है। मैं तो वही करूंगा जो मैंने फैसला लिया है, तुम्हारे मन में आए सो करो। दूसरी तरफ सुबह प्रतिमा प्रति के घर पर जब दफ्तर खुला तो कागजात गायब थे। कर्मचारी आनंद भूख ले और घर में जाकर मालकिन से पूछा, कागजात आपने रखवाए हैं? प्रतिमा प्रति ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वही होंगे। फिर सारे घर में खलबली पड़ गई, पहरेदारों से पूछताछ की गई। प्रतिमा प्रति को तुरंत मुनीम दीपक पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में आनंद की सहायता के बिना ये कम होना असंभव था। पुलिस में रिपोर्ट करवाए गए, ये सलाह होने लगी, इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले? पक्ष तो पहले से ही कमजोर था, जो कुछ बल था वह इन्हीं बही खातों में था। अब तो सबूत भी हाथ से गए, दावे में कुछ जान ना रही। मगर प्रतिमा प्रति ने कहा, भला से हार जाएंगे तो हर जाए, हमारी चीज कोई छीन कर ले जाए तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़ा जाए। हार कर बैठना कायरों का काम है। प्रतिमा प्रति के वकील को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं रही, केवल अनुमान और तर्क ही भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर प्रतिमा प्रति ने एक न मानी। पटना और दिल्ली से 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए गए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। मुकदमा शुरू हो जाने के समय हजारों आदमियों की भीड़ जमा हो जाती थी। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। प्रतिमा प्रति स्वयं भी अदालत में आती थी, क्योंकि अब नौकरों पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। प्रतिमा प्रति के वकील बड़े ही अच्छे प्रवक्ता थे। उसने अदालत के सामने मुंशी दीपक का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। उसने दिखलाया कि कैसे स्वामी भक्त कैसे करें, कुशल कैसे कर्मशील थे मुंशी दीपक दत्त, परंतु अपने मालिक के स्वर्गवास के बाद उनके मन में छल कपट आ गया। प्रतिमा प्रति के वकील ने मुनीम जी की स्वार्थ प्रायिकता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघात का ऐसा चित्रा खींचा कि लोग मुंशी जी को गलियां देने लगे। उसने आगे कहा, यदि आज हमारे पास बही खाते मौजूद होते तो अदालत में दीपक का चल कपट बिल्कुल साफ हो जाता, पर मुनीम जी के बर्खास्त होते ही
दफ्तर से उन कागजों का लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर के कई रईसों ने गवाहियां दी, पर सुनी सुनाई बातें जीरा में उखाड़ गई। आज मुकदमे का दूसरा दिन था। प्रतिवादी यानी मुनीम जी के वकील की दलीलें शुरू की गई। उनकी दलीलें हंसने योग्य थी। उनका कहना था कि किसी धनी मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वो उसके स्वामी की चीज समझी जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारी की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। वकील ने आगे कहा कि अगर मुनीम दीपक की नीयत खराब होती तो उनके पास सबसे अच्छा अवसर तब था जब जमींदार रुपेश सेन का स्वर्गवास हुआ था। उन्हें इतनी देर तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? असल बात तो यह है कि मुनीम दीपक ने अपने नामक का हक अदा किया है। वो पूरी तरह से ईमानदार है और 9 वर्ष तक तन मन से अपने स्वामी और उनकी संतान की सेवा की है। वकील की बात खत्म होने के बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। सभी के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने 1 सप्ताह में अपना फैसला सुनने का हुक्म दिया। घर पहुंचने पर दीपक अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थी। इस समय अवधि के दौरान जब वह शहर में निकलते तो लोगों से आंखें मिलते शर्माते थे। उन्हें देखकर उनका सर नीचा हो जाता था। वह मन में डरते थे कि लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ ना कर बैठे। वह बाजार से निकलते तो दुकानदारों में कानाफूसी होने लगती। लोग उन्हें तिरछी नजरों से देखने लगते। यद्यपि मुनीम जी को अब तक किसी से ताना सुनने का सहयोग न हुआ था, परंतु उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनके साथ अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घर वाले उनकी अपेक्षा करते हैं। बूढ़ी माता ने तो 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। पत्नी बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो, बुरे काम का फल भी अच्छा नहीं होता। नहीं तो पहले मुझी को विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातः काल के समय एक सब्जियां बेचने वाली आई और मुनीम की पत्नी से बोली, भौजी हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा ना मानो तो कहूं। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि मुनीम जी ने चालसाजी करके मुनीम की पत्नी का हक मार लिया है। हमें तो यकीन नहीं आता। भौजी पर मानो घड़ों का पानी गिर गया हो। जी चाहता था कि धरती फट जाए तो उसी में समा जाती। वो सिर झुकाए हुए बोली, बुआ मैं इन बातों को क्या जानूं, मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। सब्जियां कौन सी हैं? इधर मुंशी दीपक कमरे में लेटे हुए उस सब्जी वाले की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद अपनी पत्नी से पूछने लगे, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी? पत्नी ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो किस किस के मुंह से बातें सुननी नहीं पड़ती हैं। मुनीम जी से कोई उत्तर देते ना बना। आत्मा लज्जा से प्राप्त हो गई। मुनीम जी ने सोचा था मैं इस कम को ऐसे गुप्त रीति से करूंगा कि किसी को कानो कान खबर ना होगी, पर उनका ये मनोरथ सिद्ध ना हुआ। बाधाएं आ खड़ा हुई और उन्हें हटाने के दुस्साहस में ये सब कम करना पड़ा। इतना यत्न करने के बाद भी वे निंदा से ना बच सके। बाजार का सौदा बेचने वाली भी उनका अपमान करती थी। मुनीम जी सोचने लगे कि अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा ना छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से बचा ना सकेगा। इज्जत हाथ से चली गई तो ऐश्वर्य लेकर क्या करूंगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोकलाज सहकर, जैन समुदाय में नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर ये संपत्ति मेरे किस काम आएगी? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति है और वह मुझे इस कुकर्म का दंड दे ही देगी तो मेरे लिए शिवा मुंह में कालिक लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग ना रहेगा। हे परमात्मा, इस दुर्दशा में मेरा उद्धार करो। क्यों ना जाकर मैं प्रतिमा प्रति के पैरों पर गिर पड़ूं और उनसे विनती करूं कि यह मुकदमा वापस ले लो। पर अब क्या हो सकता है? आज तो फैसला सुनाया जाएगा। मुनीम जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय ना कर सके कि क्या किया जाए। इधर प्रतिमा प्रति को भी विश्वास हो गया था कि अब गांव हाथ से चला गया है। बेचारी हाथ मलकर रह गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। रह रहकर मुंशी दीपक पर क्रोध आता था। हे पापी, ढोल बजाकर मेरा 60,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती। न्याय तो वो है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन दीपक तुम शहर में किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। इसी ख्याल से प्रतिमा प्रति को कुछ शांति हुई। फैसले का दिन आ गया। आज अदालत में भीड़ थी। निश्चित समय पर जज साहब भी अदालत में आ गए।
पूरे न्याय भवन में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम आगे खिसक गई। जज ने फैसला सुनाया। मुद्दे का दावा खारिज, यानी प्रतिमा प्रति का दावा खारिज किया जाता है। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह लें। प्रतिमा प्रति यह मुकदमा हार चुकी थी। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, फिर भी जज के मुंह से सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचनाएं करते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। अचानक प्रतिमा प्रति अदालत के बीच में आकर खड़ी हो गई। बाहर जाने वाले वापस लौटने लगे, जो बाहर निकल रहे थे दौड़कर आ गए और कुतूहल पूर्वक प्रतिमा प्रति की तरफ ताकने लगे। प्रतिमा प्रति ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार यदि हम दे तो मैं मुनीम जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी, फिर भी जज साहब ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब प्रतिमा प्रति ने दीपक की तरफ देखकर कहा, मुनीम जी मुकदमा तुम जीत चुके हो, गांव तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो यह गांव किसका है। हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कुतूहल से दीपक की तरफ देखने लगे। मुनीम जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी। असल बात अब किसी से छिपी हुई ना थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल ना सकी। लज्जा से जबान बंद कर ली। मेरे कहने से काम बनता था। कोई डर की बात ना थी, किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता था। उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था, जीती जिताई बाजी हाथ से निकल जाती थी। परंतु अच्छे काम के लिए समाज से जो इनाम मिलता, उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा ने भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने उन्हें अपना मुख उज्ज्वल करने का यह अंतिम अवसर दिया हो। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ, अब भी अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर प्रतिमा प्रति को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में बोले, आपका हजारों मनुष्यों के मुंह से एक उज्जवल ध्वनि निकली, सत्य की जय। जज ने कहा, यह कानून का न्याय नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। इसे कथा ना समझिएगा, यह सच्ची घटना है। प्रतिमा प्रति और दीपक अब तक जीवित है। मुनीम जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय पर ईश्वर न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई, उसकी चर्चा शहर भर में महीना तक रही। इसके बाद प्रतिमा प्रति मुनीम जी के घर गई और उन्हें माना कर लाई। फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंप दिया और कुछ दिनों के उपरांत वह गांव उन्हीं के नाम पर कर दिया। मुनीम जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित ना समझा और कृपा अर्पण कर दिया। अब इस गांव की आमदनी दिन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती है। मुंशी दीपक एक बार फिर से प्रतिमा प्रति के कर्मचारी बनकर उनका सारा कामकाज, कारोबार और जमींदारी संभालने लगे।